good morning. Continue with the last topic of the chapter. Same chapter we are reading with chapter number 10 international trade. उसमें last topic है role of WTO and GATT. राइट हम देखते हैं सबसे पहला जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहेंगे WTO. It maintains the international trade relationship so that there can be a common place for the international trade and the path to globalization can be widened and spread. अब देखते हैं WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी कंट्रियों के साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाने की ट्राई करती है, जैसे एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कर सके. राइट, उससे क्या पॉसिबल या अच्छा हो सकता है? ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन यानी क्या करना, एक कंट्री या दूसरी कंट्री, वर्ल्ड की सारी कंट्रीज जो है एक दूसरे के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग करे, उसको ग्लोबलाइजेशन कहेंगे. तो इट वाज स्टार्टेड विद हाउ मेनी कंट्रीज. ये जब स्टार्ट हुआ था तब सिर्फ 104 कंट्रीज ने इसको अग्रीमेंट को साइन किया था, ये कॉन्सेप्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वाला. एंड this organization started its works officially from 1st January 1995. कब स्टार्ट हुआ था? 1st January 1995 से ऑफिशियली ये काम स्टार्ट हुआ था. इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम बिगिनिंग. इंडिया जो हमारी कंट्री है वो भी सबसे पहले से जब स्टार्ट हुआ था तब से इसकी मेंबर है. किसकी मेंबर है? ऑर्गेनाइजेशन. कौन सा ऑर्गेनाइजेशन की? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की. And service sectors have got rapid growth due to the work and administration of WTO. सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर इसमें इम्पोर्टेंट करते हैं ये लोग? एक्सचेंज करते हैं कंट्री दूसरी कंट्री से. 3 सेक्टर्स है, उनको पता ही है. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर. राइट, प्राइमरी सेक्टर्स यानी कौन सा सेक्टर? जो एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोडक्ट है. सेकेंडरी सेक्टर्स यानी सारी इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज हैं. और सर्विस सेक्टर्स में सारी सर्विसेज है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, वो सारे इसमें आएगा. तो सबसे ज़्यादा कौन सी सर्विसेज एक कंट्री दूसरी कंट्री से एक्सचेंज करना चाहती है? तो सर्विस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको ग्रोथ दिखेगा. देन सर्विस सेक्टर हैव गॉट रैपिड ग्रोथ ड्यू टू द वर्क एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ WTO. Boundary lines were erased in the field of insurance, banking, transportation. Entire world has become a global village. बाउंड्रीज क्या हटा दी है? बाउंड्रीज इन द सेंस के कोई रेस्ट्रिक्शन जो थे वो हटा दिए. इजीली अभी बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इजीली हम दूसरी एक कंट्री से एक्सचेंज कर सकते हैं. ट्रांसपोर्टेशन हमें पता ही है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, परमिशन कोई की जरूरत नहीं होती है. राइट, देन उसके बाद है वर्ल्ड मार्केट इज डेवलप अलॉन्ग विद द वर्ल्ड ट्रेड. ड्यू टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, products related to the agriculture industry, health related facility can be produced at a larger scale and exported of such things are promoted. ज़्यादा से ज़्यादा इससे क्या हुआ? हमारी कंट्री के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होने लगे. एक्सपोर्ट कर सकते हैं. इवन हम एजुकेशन के लिए भी कोलैबोरेशन कर सकते हैं कि हमारा जो स्टडी सब्जेक्ट एजुकेशन है वो दूसरी कंट्री की कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स भी पढ़ा सकती है. ऐसा कोलैबोरेशन फ्री कर दिया हमने. Then it is said in the field of education, foreign universities have got the opportunities to enter into the India. Even foreign students कहाँ पे? इंडिया में आके कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके स्टडी कर सकते हैं. इतनी तक परमिशन हमारी गवर्नमेंट ने दे दी. Countries like America, Canada and Australia have arranged a campus in Gujarat and other various states of India. Even उनके कैंपस, उनके स्टडीज या उनके कोर्सेज अभी इंडिया में भी या गुजरात में भी अवेलेबल है. सेकेंड जो है जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ. सेकेंड जो हमारे पास है वो है GATT. उसका फुल फॉर्म है जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड and tariff. Right? Tariff and taxes. Government of India has made different agreement with different countries in order to join its industry with the foreign stream. It is called GATT. एक कंट्री दूसरी कंट्री से कैसे क्या कर सकती है? कनेक्ट रह सकती है
GATT यानी जो अग्रीमेंट है उससे हम कह सकते हैं कोलैबोरेशन, और कह सकते हैं कि अग्रीमेंट से कनेक्ट रहना, एक अग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। In 1948 an agreement among 23 nations was made at the Geneva। कितने कंट्रीज ने साइन किया था? 23 कंट्रीज या नेशन ने। कौन सी ईयर में? 1948। How many nations? 23 nations or countries were there in such agreement. Basic aim of this agreement was to bring international trade in the different direction in the free trade and to enhance international trade, encourage the division of regional labor। इससे क्या होगा? एक कंट्री दूसरी कंट्री की हेल्प या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनके पास नहीं है, वो एक दूसरे की हेल्प लेके प्रोडक्ट्स एक्सचेंज कर सकते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड ऐसे एनहेंस हो सकता है। Administration system is also favorable and material facilities have also been increased and modern scheme in the trade world are taking place। अगर इस ये अग्रीमेंट साइन करने के बाद इंटरनेशनल ट्रेड तो इंक्रीज होगा, ऊपर से आप देखेंगे मॉडर्नाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से भी डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। अभी देखते हैं नेक्स्ट है द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड कर तो सकते हैं लेकिन उसमें कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? यहाँ पे 8 टाइप्स ऑफ 8 प्रकार की प्रॉब्लम्स दी है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो दी हुई है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ करेंसी। करेंसी का प्रॉब्लम क्या होता है स्टूडेंट्स की? हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो अगर हमने इंपोर्ट करवाया तो हमें क्या पैसे करने पे करने हैं, पर कौन सी करेंसी में? जहाँ से हमने इंपोर्ट कराया वो करेंसी में, राइट। तो एक्सचेंज या करेंसी का सबसे पहला प्रॉब्लम होता है। सेकेंड प्रॉब्लम जो है डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का प्रॉब्लम इसलिए होता है कि अगर हमें ऑर्डर प्लेस करना है, ऑर्डर कैटलॉग देखना है, पता नहीं चलता है, तो लैंग्वेज सबसे बड़ा फैक्टर है, बैरियर है कह सकते हैं, जो हमें फेस करना है। लेकिन अगर लैंग्वेज की हम एडवाइस दें तो उसके बाद हम कम्युनिकेशन इजीली कर सकते हैं इंपोर्टर या एक्सपोर्टर के साथ। थर्ड है प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस। प्लेस बहुत दूर है तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो हम कांटेक्ट हम क्या कर सकते हैं? पर्सनली कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो डिस्टेंस से हमें कुछ ऐसे बैरियर हो सकते हैं जो हमारे ऑर्डर प्लेस करने में प्रॉब्लम से लेकर पेमेंट तक के प्रॉब्लम हो सकते हैं। रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल। कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस या कंट्रोल जो हमारे गवर्नमेंट ने लगाए हैं या वो हमें उस कंट्री के जानने पड़ेंगे जिसपे हम इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका नॉलेज होना जरूरी है। रिस्क है, सबसे बड़ा रिस्क तो पैसों का है क्योंकि पैसे पेमेंट करना है या पेमेंट लेना है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का रिस्क है। प्रोडक्ट अगर इतनी दूर से आया, प्रोडक्ट बिगड़ गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट इजीली सेंड नहीं हुए, लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं मिला, बैंक ने अप्रूवल नहीं किया, एक्सचेंज रेट नहीं मिला, करेंसी नहीं मिला, तो ये सारे रिस्क है। फिर डिफरेंस इन द लॉ इन द सेंस रूल रेगुलेशन सारे कंट्री के अलग अलग है, तो वो जानने जरूरी है। फिर है लेक ऑफ ट्रेडर्स कॉन्टैक्ट। ट्रेडर से कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता। क्यों कॉन्टैक्ट नहीं होता? क्योंकि वो दूसरी कंट्री में है तो हमें उसे पर्सनली मिलने के लिए भी इतना सारा पैसे भी वेस्ट करेंगे और उसको वहाँ मिलने भी जाना है, तो इट इज़ टाइम वेस्ट ऑल्सो, तो पर्सनल कॉन्टैक्ट तो नहीं हो सकता है। फ़ोन पे कम्युनिकेशन, ईमेल से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ वेइंग स्केल और वेट स्केल कह सकते हैं, जो हमारा वेट होता है, हमारा वेट नहीं, जो प्रोडक्ट का वेट है वो हर कंट्री का डिफरेंट स्केल होना भी हमारे पास हो सकता है। समटाइम डिफरेंट कंट्रीज हैव अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग वेइंग स्केल एज दे हैव अ डिफरेंट वेइंग स्केल। उनके पास डिफरेंट कैलकुलेशन होता है कि हम इतने किलोग्राम के हिसाब से इतने प्रोडक्ट या यूनिट्स डालेंगे, तो सबके अलग अलग स्केल्स और थिंकिंग है। जो लास्ट टॉपिक है वो है इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। Internal trade and international trade। सबसे पहला है मीनिंग, देखते हैं। इंटरनल ट्रेड यानी क्या होगा स्टूडेंट्स की? जनरली हमारी खुद की कंट्री में हम ट्रेडिंग करें, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स को इंटरनल ट्रेड करेंगे। इंटरनेशनल यानी एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड करे वो, तो विद इन कंट्री एंड इट्स आउटसाइड ऑफ द कंट्री, राइट। यहाँ पे आपको रूल्स रेगुलेशन सेम ही फॉलो करना है, उसी कंट्री में आप करें, लेकिन यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन और करेंसी का पेमेंट भी अलग होगा। करेंसी
सेकेंड पॉइंट इज करेंसी। यहाँ पे सेम करेंसी में पेमेंट करना है, वहाँ पे किसकी करेंसी के हिसाब से, एक्सपोर्टर की करेंसी, जिसने हमें प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है, राइट, या तो यूएस डॉलर में आपको पेमेंट करना है। थर्ड है लॉ, रूल्स रेगुलेशन या लॉ कैसे हैं यहाँ पे, सेम हमारी गवर्नमेंट ने जो फॉलो, यहाँ पे डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस और लॉ गवर्नमेंट के होंगे। फिर है प्रॉब्लम्स ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पे जनरली जो हमारी लैंग्वेज है वो यू कैन इवन कम्युनिकेट, अगर हमारी लोकल है तो गुजराती लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे, अदरवाइज हमारी कंट्री की जो सेम लैंग्वेज है कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है लैंग्वेज, नो प्रॉब्लम्स, हियर प्रॉब्लम्स कैन बी क्रिएटेड। Then comes government control. गवर्नमेंट के कंट्रोल्स कैसे हैं, तो देयर इज अ लेस गवर्नमेंट कंट्रोल। इंटरनल ट्रेड में बहुत कम कंट्रोल है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं, गवर्नमेंट आपको ज़्यादा कंट्रोल्स देती है इंटरनेशनली। देन रिस्क रेशियो, इसमें सबसे कम रिस्क है, वेरी लेस रिस्क, यहाँ पे रिस्क मोर है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। Then comes distance, यहाँ पे डिस्टेंस सेम प्लेस या विद इन द कंट्री एटलीस्ट पर्सनली देखने जा सकते हैं, इंसान से मिलने जा सकते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है और मोर देन वन कंट्री है, तो यहाँ पे पर्सनल कांटेक्ट होना भी मुश्किल है। इंश्योरेंस यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे कंपलसरी है क्योंकि गुड्स एंड सर्विस फार डिस्टेंस दूर प्लेसेस से आ रहे हैं। फिर पेमेंट ऑफ एक्साइज, यहाँ पे आपको जो चार्जेस पे करने हैं एयरपोर्ट पे या रेलवेज पे जो चार्जेस होते हैं, रोडवेज से जो चार्जेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा होते हैं क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी ज़्यादा पे करनी होगी। एंड मार्केट कैसा है यहाँ पे, लिमिटेड, यहाँ पे वाइड है क्योंकि आप सारी कंट्रीज से कनेक्टेड हैं, राइट। तो ये हमारा डिफरेंस देख लिया इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। अभी जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको सेंड करूँगी, जो आपको आंसर्स दिख रहे हैं, और इसके लिए आपको अभी कोर्सिंग का पूरा सिलेबस हमारा खत्म हो जाता है क्योंकि चैप्टर 11 आपके सिलेबस में इस साल इंक्लूडेड नहीं है, राइट।